हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्ट विद प्राउड के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज है 23 अगस्त 2020। आज की वीडियो में हम कल की न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल का वीडियो नहीं बन पाया, इसलिए कल की महत्वपूर्ण न्यूज़ को हमने आज की वीडियो में शामिल कर लिया। आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, साथ ही उनका बेसिक सब्जेक्ट से जुड़ाव भी देखेंगे, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आज के संदर्भों में एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं वह केवल करंट ओरिएंटेड नहीं होते हैं। उसमें बेसिक का 1-2 ऑप्शन दिया होता है। अब बेसिक आपको पता नहीं होगा करंट के साथ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए स्टार्ट विद प्राउड में कोशिश की जाती है कि करंट के साथ साथ बेसिक को भी जोड़ दिया जाए, ताकि आपकी करंट के साथ साथ बेसिक की भी तैयारी बनी रहे। अगर आप हमारे एनवायरनमेंट के वीडियो देखना चाहते हैं या फिर रीजनिंग के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। ये वीडियो यूपीएससी की परीक्षाएं, स्टेट पीएससी, एसएससी, बैंकिंग आदि एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और यह पूरा वीडियो हिंदी में ही होता है। हिंदी में ही स्लाइड दी जाती है और हिंदी में ही डिस्कस करवाया जाता है। अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप स्टार्ट विद प्राउड के टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप इंस्टा और फेसबुक के माध्यम से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए आज के महत्वपूर्ण टॉपिक को देख लेते हैं जो हम आज की न्यूज़ में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आसियान के बारे में तथा भारत के साथ उसके संबंधों को देखेंगे। साथ ही साथ कुछ मैप प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि मैप के हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सदस्य है, कौन कौन नहीं है। आसियान तो देखेंगे ही, साथ साथ आसियान +3 में कौन कौन से देश हैं और ईस्ट एशिया समिट में कौन कौन से आसियान के अतिरिक्त सदस्य हैं। नमत बसई और थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य में मनाया गया, इसे देखेंगे। वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति शुरू की गई 2020 से 2025 के लिए, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। साथ ही संसदीय स्थायी समितियों के बारे में जानेंगे और फेसबुक का इससे हाल ही में क्या संबंध रहा इसको देखेंगे। निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई अभी, उनको देखेंगे कि किसे नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के बारे में देखेंगे। साथ ही पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसको हम पी नोट्स शॉर्ट में कह देते हैं, उसको देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करिए म्यूज़ियम किस देश में है और यह हाल ही में क्यों चर्चा में रहा, हम इसको देखेंगे। ये सारे के सारे टॉपिक ही हम आईएएस प्रीलिम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों के हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे थे और क्या स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा दी जा रही आपको न्यूज़ रेलिवेंट है या नहीं है, इसको जोड़कर दिखाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो आइए आज की पहली न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आसियान भारत नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, जिसको हम AINTTB शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में थाईलैंड के विदेश मंत्री के साथ साझेदारी में आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक की 6वें राउंड टेबल का आयोजन किया गया है। क्या है यह, इसको भी देखते हैं। वास्तव में यह एक थिंक टैंक की भांति काम करता है कि आसियान और भारत के बीच में कैसे संबंध होंगे, उनके संदर्भों में जो राष्ट्रीय स्तर के लीडर होते हैं वो आपस में बातचीत करते हैं। साथ साथ मीडिया और व्यापारी प्रतिनिधि भी होते हैं, ताकि एक व्यापक स्तर पर रणनीति बनाई जा सके और दोनों के बीच संबंधों को ऊंचाइयां दी जा सकें। 2009 में थाईलैंड में ही 7वां जो आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें इसको स्थापित किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि 2009 में इसको स्थापित किया गया है। आइए अब आसियान मेंबर कंट्रीज़ को देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। जैसे कि ये भारत है, ये म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनई, फिलीपींस, लाओस और वियतनाम। तो आप इसको याद रखिएगा। इसमें से एक मैं आपको फैक्चुअल नॉलेज बता देता हूँ। कंबोडिया जो देश है वो पूर्णतः लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब होता है जिसके पास समुद्र की एक्सेस नहीं होती। यहाँ पर मलक्का जल संधि है, सुंड्रा जल संधि है, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए इसके बारे में कुछ और ऐतिहासिक जानकारियों को डिस्कस कर लेते हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन 1967 में आसियान घोषणा पत्र, जिसको हम बैंकॉक घोषणा पत्र कहते हैं, उसके माध्यम से आसियान का गठन किया गया। आसियान के संस्थापक राष्ट्रों को देखें तो पहले केवल 5 राष्ट्र ही थे, बाद में 5 जुड़े हैं। तो अगर आपसे संस्थापक सदस्य पूछा जाए और 10 ऑप्शन में हो तो आप 10 मत लगाइएगा, 5 ही थे पहले, जिनमें कौन से, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है। फिर 1990 के दशक के बाद परिवर्तन इसमें होता है, क्योंकि 1990 के दशक में आपने देखा होगा कि USSR का विघटन हो जाता है और केवल एक शक्ति बचती है जिसको हम USA के नेतृत्व में देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ कुछ
और महत्वपूर्ण देश भी उभर कर सामने आते हैं। वर्ष 1975 में वियतनाम का युद्ध होता है और 1991 में शीत युद्ध के बाद बदलती परिस्थितियों के बाद इसकी सदस्यता को दोगुना कर दिया गया। ठीक है, मतलब 5 सदस्य से 10 सदस्य हो गए। उसके बाद फिर ब्रुनोई को 1984 में जोड़ा गया और 1995 में वियतनाम को, लाओस, फिर म्यांमार और फिर कंबोडिया को। तो आप क्रम भी याद रखिएगा, हो सकता है क्रम से पूछ लिया जाए। ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, फिर म्यांमार और फिर कंबोडिया। 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया को परमाणु मुक्त क्षेत्र घोषित करने के लिए सदस्यों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर। ये पूरा एरिया, इसको मतलब कि परमाणु मुक्त क्षेत्र बनाना है, किसी के पास भी परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझौते किए गए। 1997 में आसियान विजन 2020 को रखा गया। अब 2020 विजन था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए बाली कनकॉर्ड द्वितीय की मीटिंग गठित की गई। तो बाली आप याद रखिएगा, और बाली मुझे बताइए कौन से देश में स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। 2007 में सेबू की घोषणा आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सेबू की घोषणा किससे संबंधित है, तो आप बता दीजिएगा आसियान से संबंधित है। 2015 तक आसियान समुदाय की स्थापना में तेजी लाने के लिए सेबू घोषणा की गई थी। 2008 में आसियान का चार्टर लागू हुआ और कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौते निर्मित किए गए। तो आसियान चार्टर में बाध्यकारी समझौते कब लागू किए गए? 2008 में। इसको आप याद रखिएगा। आसियान समुदाय की शुरुआत 2015 से हो गई, जो कि सेबू घोषणा 2007 में ऐसा कहा गया था। आइए कुछ मेंबर कंट्रीज को देख लेते हैं। आसियान, आसियान +3 और EAS। सबसे पहले अभी अपन ने ये तो डिस्कस कर ही लिया कि आसियान के मेंबर कौन कौन से हैं। तो ये कितने मेंबर हैं टोटल? 10। उनमें से 5 संस्थापक थे और 5 बाद में जोड़े गए विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से। अगर आसियान +3 की बात कर लेते हैं हम, तो आसियान +3 में कौन जुड़ जाता है? एक तो जापान जुड़ जाता है और साउथ कोरिया और चाइना जुड़ जाता है। तो टोटल कितने सदस्य हो जाते हैं इसमें? 13। तो यहाँ देख लीजिए 1997 में इसको बनाया गया था। परामर्श समूह भी इसको कहते हैं कि आपस में बैठकर बातचीत करनी है। आसियान के इसमें 10 सदस्य चीन, जापान और दक्षिण कोरिया 7 हैं, याद रखिएगा। और ये आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसको ARF कहते हैं, 1993 में शुरू हुआ। 27 सदस्य हैं इसमें, ऐसा याद रखिएगा आप। क्षेत्रीय राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर ये बातचीत करते हैं। अब पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन EAS ये 2005 में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य यह है कि क्षेत्र में हमें क्या रखना है? सुरक्षा रखना है और साथ साथ समृद्धि को भी बढ़ावा देना है। और आप ये याद रखिएगा, क्योंकि IAS में एक बार एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आप याद कर लीजिए। मैं ट्रिक के साथ आपको बता देता हूँ कि जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों ही पास पास में हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। रूस के अक्सर किसके साथ ठनी रहती है? USA के साथ, आप इसको याद रखिएगा। तो रूस और USA हो गया। और भारत और चीन, ये दोनों देश हो गए ये दक्षिण कोरिया, EAS में शामिल हैं। ठीक है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसमें भाग लेते हैं और आसियान एजेंडा सेक्टर के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। तो ना पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर बाद में ये सारा कुछ देख लेना। जैसे सार्क के मेंबर भी इसमें हैं और PIF के पैसिफिक फोरम के भी इसमें सदस्यों को दिखाया गया है। ये है SM के सदस्य। तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। अब इससे जुड़ा एक क्वेश्चन पूछा गया था, अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। अब ये IAS प्रीलिम्स 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, किसके संदर्भ में? AIIB के संदर्भ में, मतलब कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के संदर्भ में। ठीक है, अब हो सकता है कि आसियान के संदर्भ में पूछ ले, क्योंकि आसियान विजन 2020 तो अभी के लिए लागू किया गया था, जिसकी टर्म खत्म हो रही है। तो हो सकता है कि आसियान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप इसमें पूरी जानकारी। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है नमत बसाई से। यह केरल सरकार की पहल है। इसका उद्देश्य यह है कि आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ठीक है, वास्तव में इसमें लैपटॉप वितरित किए जाएंगे, जिसमें से कुछ प्री रिकॉर्डेड कक्षाएं भी होंगी, जिससे आदिवासी बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान कर ऑनलाइन कक्षाएं लगाई जा सकती हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पहल हो सकती है, तो आप इसको याद रखिएगा। हो सकता है कि एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, अब केरल के मैप के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कभी कभी क्रम से लगाने के लिए पूछ लेता है, तो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे नॉर्थ में है, उसके बाद साइलेंट वैली है, फिर पराम्बिकुलम है, फिर चिन्नार है, उसके बाद एराविकुलम और फिर पेरियार, और ये लास्ट में नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आप इसको याद रखिएगा और बाकी मैप को आप पॉज करके देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है केरला से ही।
जो कि थुम्बी महोत्सव 2020 मनाया गया। इसे केरल में पहली बार आयोजित किया जाने वाला राज्य ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल है ये, और इसका आरंभ 2018 से हुआ था, लेकिन ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है। किससे संबंधित है? ड्रैगन फ्लाई से। अब इसको आयोजित कौन करता है, इसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको यूनेप कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा IUCN के सहयोग से इसको आयोजित करवाया जाता है। और इसका शुभंकर पंटालू को बनाया गया, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, पंटालू। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि स्टेट से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज पूछता नहीं है IAS के एग्जाम में, लेकिन ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संस्थाएं जुड़ गई हैं, जैसे कि यूनेप और UNDP और IUCN। आप इन तीनों के हेडक्वार्टर्स कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। फिर आप ये याद रखिएगा, यूनेप, UNDP और IUCN के सहयोग से WWF इंडिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा इसको आयोजित करवाया गया है। ठीक है, अब ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। और इससे संबंधित कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि यह लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट निकालता है, हर 2 वर्ष में निकाली जाती है, और 1998 से ये रिपोर्ट निकाली जा रही है। अर्थ आर इसके द्वारा मनाया जाता है। मरीन स्टीवर्डशिप काउंसिल, जो कि मछली पकड़ने की एक संस्था है, ये भी इसी के अंतर्गत। अब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये एक अखिल भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संगठन है जो कि 1883 से प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा दे रही है। तो ये काफ़ी पुरानी संस्था है, ब्रिटिश इरा की, तो आप इसको याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 2020 से 2025। ये आप देख लीजिए, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन 2020 से लेकर 2025 तक, ये 5 साल की रणनीति है। खबरों में इसलिए आई क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा वित्तीय शिक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति जारी की गई। तो आप याद रखिए किसके द्वारा जारी की गई? RBI के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार UPSC के द्वारा पूछे जाते हैं कि ये कार्यनीति किसके द्वारा लाई गई। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि मान लो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लाई गई हो, ठीक है, लेकिन ये RBI के द्वारा लाई गई है, तो आप इसको याद रखिएगा। कुछ फैक्चुअल नॉलेज ले लेते हैं कि वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति का यह दूसरा संस्करण होगा। पहला संस्करण 2013 में आया था। कुछ 4 वित्तीय क्षेत्रक नियामकों के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जिसमें कि RBI तो अपन ने पढ़ लिया, इसमें सेबी का भी रोल होता है, और IRDA और पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण तथा अन्य हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र द्वारा इसको तैयार किया जाता है। और ये जो NCFE है, ये कंपनी एक्ट 2013 के तहत एक गैर लाभकारी संस्थान है। तो आप इसको याद रखिएगा। एक अलग से नॉलेज आप याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2019 से 24 की अवधि के लिए उसमें क्या करना है? वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है। वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि जो बैंकिंग की पहुंच है उनको दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाना। इसके लिए एक राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई थी, NSFI, जिसको हम नेशनल स्ट्रेटजी फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी RBI के द्वारा शुरू की गई। आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए, इसमें I है लास्ट में, इसमें इंक्लूजन होना है, और इसमें E है, मतलब ये एजुकेशन के लिए है, लेकिन दोनों ही भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई हैं। तो आइए कुछ और जानकारी इससे संबंधित ले लेते हैं। इसमें 2020 से 2025 के लिए एक 5C दृष्टिकोण को अपनाया गया है, जिसमें क्या करना है कि कंटेंट, कैपेसिटी, कम्युनिटी, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना है, कि मतलब अच्छी सामग्री उन्हें मिले और अच्छी क्षमता निर्माण हो सके और समुदाय तक पहुंच भी हो सके, और अच्छे संचार माध्यमों से इनकी पहुंच सुनिश्चित हो। साथ ही साथ सहयोग की भावना को भी बढ़ावा देना है। इसमें वित्तीय साक्षरता सामग्री प्रदान की जाएगी, डिजिटल वित्तीय सेवाओं के उपयोग में सुधार किया जाएगा, साथ ही जीवन के विभिन्न चरणों में जोखिम के प्रबंधन करने के लिए बात इसमें की गई है। कौशल मिशन और B.Ed कार्यक्रम तथा M.Ed कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूल पाठ्यक्रम, विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों जो कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, में वित्तीय शिक्षा सामग्री से एकीकृत किया जाएगा, और साथ साथ निगरानी भी की जाएगी और बिचौलियों की समाप्ति की जाएगी। तो ये तो मेंस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आप इसको चाहें तो नोट्स बना लीजिएगा। मैंने एक चार्ट दे दिया है, इसमें आपको हेड बता देता हूँ। हो सकता है कि अगर
उसके हेड पूछा जाए तो आप इसको बता सकें। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये वित्त मंत्री होते हैं। आप इसको याद रखिए, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है एग्जाम में वो ऐसे ही पूछता है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप उसको बता दीजिएगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है। फिर एक और है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ सब कमेटीज़, इसकी चेयरपर्सन कौन होते हैं, आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। टेक्निकल ग्रुप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर। तो आप इसको याद रखिए। 3 क्वेश्चन यहाँ से बता दिए आपको, और बाकी का आप ये आरबीआई के बारे में 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी शानदार न्यूज़ है। करिए म्यूज़ियम, अभी हाल ही में तुर्की सरकार के द्वारा इसे मस्जिद में बदलने का प्रयास किया गया, जो कि पहले क्या था, पहले एक म्यूज़ियम हुआ करता था। और यह म्यूज़ियम कब बनाया गया था, 1945 में जो तुर्की की वर्तमान सरकार थी उनके द्वारा इसे म्यूज़ियम में घोषित किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसे मस्जिद में बदलने की घटना देखी गई, जो कहाँ पर देखी गई, तुर्की में। तो आप इसको याद रखिएगा। और चर्च का नाम क्या है, ये पहले चर्च था, तो चर्च का नाम क्या है, करिए म्यूज़ियम। ये सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन भी देख लो, ये है लोकेशन, कोरा चर्च। ठीक है, तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोगन के द्वारा चौरा चर्च को, जो तुर्की में स्थित है, जो कि कब बनी थी, 4th सदी में बनी हुई थी, उसको हाल ही में मस्जिद में बदलने का प्रयास किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। इस अभी 1 महीने पहले की ही न्यूज़ है, अभी कुछ दिन पहले की न्यूज़ है। तुर्की में ही हगिया सोफिया को भी मस्जिद में बदल दिया गया था। अगर आप उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर 14 अगस्त 2020 का वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हगिया सोफिया के बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया है, साथ ही साथ इसके पूरे इतिहास को बताया गया है कि आखिर इसका निर्माण कब हुआ। और जो 1453 में इसकी राजधानी इस्तांबुल करी गई, उसका इस्तांबुल से पहले उसका नाम क्या था, कौन से राजा थे, कौन से वंश थे, ऑटोमन साम्राज्य, बाइजेंटाइन साम्राज्य, आप इसको देख लीजिएगा। काफ़ी डिटेल से इसको समझाया गया है। और ये आप इसकी पिक्चर को भी देख सकते हैं, ये है बाहर से और ये है अंदर से। ठीक है, आइए नेक्स्ट न्यूज़ को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ संबंधित है संसदीय समितियों से और फेसबुक से। यह खबरों में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय स्थायी समिति ने 2 सितंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के कथित दुरुपयोग के मुद्दों पर जवाब तलब करने के लिए फेसबुक को बुलाया है, कि ताकि फेसबुक से पूछताछ की जा सके कि जो हेट स्पीचेस आपके सोशल मीडिया के द्वारा फैलाई जाती हैं, आप उनमें समान रूप से कार्रवाई क्यों नहीं करते। क्योंकि अपने लिए फेसबुक, और ये मुद्दा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि कौन सी समिति ने इसको पूछताछ के लिए बुलाया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी और संसदीय स्थायी समिति ने। अब इससे संबंधित अपन पॉलिटी के बेसिक को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस समितियां कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, एक स्थायी समिति, एक तदर्थ समिति। जो स्थायी समितियां होती हैं ये निरंतर अपना काम करती रहती हैं और इसे वार्षिक रूप में केवल पुनर्गठित किया जाता है, मतलब कि इनको कभी भी खंडित नहीं किया जाता, ये पहले से ही रहती हैं, बस इनको पुनर्गठित कर दिया। अब इसमें कुछ वित्तीय और कुछ विभागीय समितियां भी होती हैं, जैसे कि लोक लेखा, प्राक्कलन समिति और सरकारी उपक्रम समिति। अब तदर्थ समितियां वो होती हैं जो अपना काम समाप्त कर लेती हैं, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, लेकिन स्थायी समितियां हमेशा ही स्थायी रहती हैं। आइए वित्तीय समितियों के बारे में, कुछ संरचना के बारे में जान लेते हैं। इसमें 3 समितियां कार्य करती हैं, एक तो प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति। फैक्चुअल नॉलेज में मैंने यहाँ पर डाल दी है ताकि बेसिक का क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं और टोटल कहाँ के सदस्य होते हैं, लोकसभा से इनको लिया जाता है। और लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति दोनों में ही 22 सदस्य होते हैं, इनमें से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 राज्यसभा के। तो आप प्राक्कलन समिति याद रखिएगा, केवल लोकसभा के ही ओनली इसमें सदस्य होते हैं। अब कुछ विभागीय समितियां भी होती हैं जो मंत्रालयों के कामकाज को देखने के लिए गठित की जाती हैं। ठीक है, इनकी संख्या 24 होती है। ये स्थायी नहीं है, हो सकता है कि घट बढ़ भी सकती है, तो आप इसमें अपडेट रहिएगा। और यह विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित होती हैं। 2003 से पहले इसमें क्या हुआ करते थे, 45 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से 30 लोकसभा के और 15 राज्यसभा से लिए जाते थे। लेकिन 2004 से अब केवल इसमें 31 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से 21 होते हैं और राज्यसभा से कितने होते हैं, 10। ठीक है, अब संसदीय समितियों के बारे में कुछ संवैधानिक प्रावधान भी किए गए हैं, उसको भी देख लेते हैं।
अनुच्छेद 105 में संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों पर समिति का गठन किया जा सकता है और अनुच्छेद 148 से संसदीय प्रक्रिया और कार्यवाही के संचालन के लिए नियम बनाने हेतु संसद की शक्ति की चर्चा की गई है। तो आप इन दोनों आर्टिकल को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट न्यूज को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है आर्टिकल 324 से। अब आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग के गठन की बात की गई है। अभी हाल ही में न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे राजीव कुमार, इनको इस संस्था का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अशोक लवासा को। तो आप याद रखिएगा कि अशोक लवासा जी थे, उनको रिप्लेस करके अब राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। लेकिन करंट में इसके अगर चीफ कमिश्नर को देखें तो सुनील अरोड़ा जी हैं। ठीक है, तो सुनील अरोड़ा जी को आप याद रखिएगा। संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संचालन, निर्देशन और नियंत्रण और निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आयोग के सभी सदस्यों के मध्य बहुमत के द्वारा फैसले लिए जाते हैं। अब टोटल सदस्य कितने होते हैं? 3, मतलब कि 2+1। एक तो चीफ कमिश्नर होते हैं और दूसरे 2 और नियुक्त किए जाते हैं। अगर इन तीनों के बारे में देखें तो लगभग इनको वेतन, भत्ते और बाकी के लाभ एक समान ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इसके कार्यकाल और त्यागपत्र को भी देख लेते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष है या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। बाकी ये अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज संबंधित है PMEGP से, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा इसको लाया गया। तो यही इंपॉर्टेंट होता है, वो डायरेक्ट यही पूछेगा कि ये किसके द्वारा लाया गया, तो आप इसको याद रखिए। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में MSME मंत्रालय के द्वारा यह सूचना दी गई कि इस कार्यक्रम में काफ़ी वृद्धि या काफ़ी इनरोलमेंट देखा गया। अब इसके बारे में जान लेते हैं। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और MSME मंत्रालय के द्वारा इसे प्रसारित किया जाता है। 2008 से 2009 में शुरू किया गया इसको और यह क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है। सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार को इसमें बढ़ावा दिया जाता है। MSME मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा इसमें विनिर्माण के क्षेत्र में 25 लाख रुपए तक के ऋण दिए जा सकते हैं और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए तक के ऋण दिए जा सकते हैं और इसमें 35% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा कि विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपए। अब इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? केंद्र के स्तर पर इसमें क्रियान्वयन KVIC नोडल एजेंसी होगी जो कि इसको क्रियान्वित करेगी और राज्य के स्तर पर KVIB और DIC बैंकों के द्वारा इसको कार्यान्वित किया जाएगा। अब इससे संबंधित कुछ और जानकारियां ले लेते हैं कि इसमें से कौन ले सकता है। वास्तव में से कोई भी ले सकता है जो 18 साल से प्लस का हो और स्वयं सहायता समूह और पंजीकृत अधिनियम 1860 के तहत जो पंजीकृत संस्थाएं हैं उसके द्वारा इसको लिया जा सकता है और उत्पादन सहकारी समितियों के द्वारा भी लिया जाता है। लेकिन एक पॉइंट याद रखने वाला है कि ओनली नई परियोजनाओं के द्वारा ही इसको लिया जा सकता है। अब इसमें कौन पात्र नहीं है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो देख लीजिए। केंद्र और राज्य के अधीन सब्सिडी प्राप्त इकाइयाँ इसमें शामिल नहीं हो सकती और ऐसी इकाइयाँ जो पहले से चल रही हों, क्योंकि अभी अपन ने देखा कि केवल नई इकाइयों को इसमें शामिल किया जाता है। अब एक IAS प्रीलिम्स के 2019 में सवाल पूछा गया था कि सेवा क्षेत्र उपक्रम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन क्रियान्वित किया गया है। अब ये देखिए, अग्रणी बैंक योजना जो है, लीड बैंक स्कीम, ये इसके तहत स्टार्टिंग किया गया था। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसमें भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि यह किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो आप इसको याद रखिएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन भी बता देता हूं ताकि आपको ये पता चलता रहे कि न्यूज़ में से हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब एक है पार्टिसिपेटरी नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। यह खबरों में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में सेबी ने यह जानकारी दी कि पी नोट्स में घरेलू पूंजी निवेश में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। अब पी नोट्स क्या हैं, इसे डिस्कस करते हैं। यह एक ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट उपकरण होता है जो बिना सेबी में पंजीकृत हुए भारतीय प्रतिभूति बाजार में निवेश करने का मौका देता है। इसमें पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश द्वारा विदेशी निवेशकों को हेज फंड और विदेशी संस्थानों को जारी किए जाते हैं। हालांकि सेबी के द्वारा हर निवेश पर शुल्क लगाया जाता है ताकि इस क्षेत्र में सट्टेबाजी को
रोका जा सके। ठीक है, तो एक प्रकार से जो सेबी में पंजीकृत नहीं है उनको निवेश का मौका इससे मिल जाता है। ठीक है, और ये राइजिंग हो रही है अभी इसमें इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये न्यूज़ में रहा। प्रमुख बिंदु अंतर्निहित परिसंपत्तियों के रूप में ऋण प्रतिभूतियां होती हैं। निवेशकों को तरलता प्रदान करते हैं ये, ताकि स्वामित्व को स्थानांतरित किया जा सके। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को हर 3 माह में सेबी को जानकारी देनी होती है। हालांकि इन्हें छूट है कि ये निवेशकों की पहचान छुपा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये छूट है इनको कि निवेशकों की पहचान छुपा सकते हैं, और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इनको जानकारी दी जाएगी तो आपका गलत हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, इसमें छुपाने की छूट दे रखी है। अगर आंकड़ों के अनुसार हम देखें तो पी नोट्स के माध्यम से जो टोटल राशि आई है उनमें से इक्विटी से इतने करोड़ रुपए और ऋण से 10,000 करोड़ रुपए लगभग और डेरिवेटिव्स के माध्यम से भी पैसे लिए गए। अब इक्विटी क्या होती है इसको देख लेते हैं। इक्विटी निवेश एक प्रकार से ये निवेश के लिए उपकरण होते हैं, जैसे कि शेयर हम इसको कह सकते हैं। अब डेरिवेटिव क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। यह एक वित्तीय साधन होते हैं। डेरिवेटिव एक अनुबंध है जिसका मूल्य एक या अधिक अंतर्निहित परिसंपत्तियों के आधार पर तय किया जा सकता है। अब अंतर्निहित परिसंपत्ति क्या होती हैं ये भी आप देख लीजिए। ये मुद्रा, स्टॉक, वस्तु या प्रतिभूति जो ब्याज देती हैं, ये अंतर्निहित संपत्ति हो सकती हैं। ठीक है, तो डेरिवेटिव आप याद रखिएगा एक प्रकार का अनुबंध होता है। इसके बहुत सारे महत्व होते हैं, साथ ही साथ कुछ चिंताएं भी हाल फिलहाल में निकलकर सामने आई हैं, जैसे कि इसमें अपारदर्शिता नहीं होती, क्योंकि पंजीकरण का कोई सवाल ही नहीं है, जैसे अपन ने अभी पीछे पढ़ा। तो अपारदर्शिता होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले भी इसमें आ जाते हैं कि लोग ब्लैक मनी को वाइट मनी में परिवर्तित करते हैं और अपने स्टॉक की कीमतों में हेराफेरी करने लगते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। इससे संबंधित एक प्रीलिम्स 2019 में प्रश्न पूछा गया था। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है। तो आप इसको याद रखिएगा। अभी अपन ने पीछे देखा सहभागिता पत्र या पार्टिसिपेटरी नोट्स, तो ये वाणिज्यिक पत्र वाला गलत हो गया, जमा प्रमाण पत्र और वचन पत्र। आइए आज के मैप प्रैक्टिस मैप को देख लेते हैं, क्योंकि तुर्की हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में रहा, चाहे वो हगिया सोफिया का मामला हो या फिर हाल ही में जो मस्जिद परिवर्तित किए गई उसके बारे में हो, तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। आइए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। ये है ब्लैक सी, उत्तर में इसके ब्लैक सी है, दक्षिण में इसके भूमध्य सागर है। ठीक है, और इसके पूरब में अगर देखें तो कई देशों के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं, जिनमें कि एक है सीरिया, ईरान के साथ सीमा लगती है, आर्मेनिया के साथ और जॉर्जिया के साथ। रशिया के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, तो आप इसको याद रखिएगा। रूस के साथ सीमा नहीं लगती है। ये देखिए इस्तांबुल इसके इस वाले पार्ट में स्थित है और यही क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। यहाँ पर सी ऑफ मरमरा को आप देख सकते हैं बीच में, और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट पूछी जा सकती है। जल संधि है, डार्डोनेल्स जल संधि है। ठीक है, ये है एशियन सी, और टॉरस माउंटेन्स यहीं पर पाए जाते हैं, और एनाटोलिया का पठार भी यहाँ पर पाया जाता है। तो आप ये इतनी सारी जानकारियाँ मैंने आपको बता दी, आप इसको याद रखिएगा। ये वाला क्षेत्र भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ये जैसे लेबनान है, ठीक है, इसके नीचे इज़राइल है, और ये है सीरिया की राजधानी दमिश्क। ठीक है, तो आप इतनी सारी न्यूज़ को याद रखिएगा। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको स्टार्ट विद प्राउड के द्वारा किए जा रहे प्रयास पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप प्लेलिस्ट में जाकर एनवायरनमेंट और रीजनिंग के वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।